हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, देखिए कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और कॉमर्स के साथ साथ अकाउंटेंसी भी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो जब आप अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जब नए नए वर्ड्स मिलेंगे तो पहले आपको क्या करना होगा, नए नए वर्ड्स के साथ जान पहचान कर लेनी होगी। ठीक है, जब नए नए वर्ड्स को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, किसका क्या मीनिंग है, किसको कहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, तब आप जब अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हो गया, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी ये चैप्टर हो गया, या फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, कोई भी चैप्टर हो गया, तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो उसके पहले आपको नए नए वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग नए नए वर्ड्स का क्या मीनिंग है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नए नए वर्ड है, उनका क्या क्या मीनिंग है। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे किसके मीनिंग के बारे में, एंटिटी। ठीक है, तो एंटिटी क्या है? एंटिटी, एन एंटिटी इज ए पर्सन। एंटिटी कोई पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट यूनिट। ठीक है, इट मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। एक आदमी यानी एक पर्सन, उसको भी एक एंटिटी माना जा सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक बिजनेस को भी क्या माना जा सकता है, एक एंटिटी माना जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स एक पर्सन है, वो भी एक एंटिटी है, क्योंकि उस मिस्टर एक्स की क्या है, एक अलग पहचान है, और उसको हम लोग एक डिस्टिंक्ट यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए। और वहीं पर मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है जिसका नाम है एक्स इंटरप्राइजेस। तो एक्स इंटरप्राइजेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है। उस बिजनेस को भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग, उस बिजनेस की भी एक अलग पहचान है और उसको भी एक डिस्टिंक्ट यूनिट की तरह माना जाता है। यानी मिस्टर एक्स एक एंटिटी है, और उसके साथ साथ मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है एक्स इंटरप्राइजेस, वो भी एक एंटिटी है। ठीक है, और ये जो एंटिटी होता है, एंटिटी का मेन मतलब होता है अलग पहचान होना। तो एक आदमी मिस्टर एक्स है, उसकी तो अलग पहचान है ही, उसके साथ साथ उसका जो बिजनेस है एक्स इंटरप्राइजेस, उसकी भी एक अलग पहचान है। तो जब भी कोई आदमी ट्रांजैक्शन करेगा तो एक्स इंटरप्राइजेस के नाम से ट्रांजैक्शन करेगा। यानी जो भी आदमी कोई भी सेल परचेस करना हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, तो वो किसके साथ करेगा, एक्स इंटरप्राइजेस के नाम से करेगा। तो एक्स इंटरप्राइजेस भी एक एंटिटी है और मिस्टर एक्स भी एक एंटिटी है। ठीक है, यानी बिजनेस को भी एक आदमी की तरह ही हम लोग को ट्रीट करना है। उसके साथ भी जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ लेंगे या देंगे, तो उसके नाम से फिर हम लोग लिखेंगे। यानी कि एक्स इंटरप्राइजेस अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकता है, एक्स इंटरप्राइजेस अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्स इंटरप्राइजेस अपने नाम से इनकम टैक्स भर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारा काम वो एक पर्सन की तरह कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक एंटिटी मानेंगे। अब ये जो एंटिटी है, ये या तो बिजनेस एंटिटी हो सकता है या नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे कि बिजनेस एंटिटी किसको बोलते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी किसको बोलते हैं। सबसे फर्स्ट में बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी रेफर्स टू एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, मान लीजिए हम लोग एक ट्रेडिंग कंसर्न चलाते हैं, तो सेल, गुड्स सेल करना, परचेज करना, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है। और अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने का कोई काम करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जब कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया जाता है और जिसका काम है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना, यानी कि गुड्स सेल करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, तो ऐसे इंटरप्राइज को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है यहां पे। बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी रेफर्स टू एन एंटिटी which rendered services to its member or society and work for charity, religion, education विदाउट प्रॉफिट मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये विदाउट प्रॉफिट मोटिव, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना जिसका पर्पस नहीं होता है, वो समाज सेवा के लिए काम करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि कोई क्लब हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई क्लब हो गया, कोई चैरिटेबल स्कूल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, ओल्ड एज होम हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, देखिए, बोलता है एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। इट कैन बी अ परचेज of goods, receipt of money, payment to creditor, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए, ट्रांजेक्शन का मतलब अगर शुद्ध भाषा में हम लोग समझे तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, लेन देन करना। तो लेन देन का क्या मतलब हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस है, तो बिजनेस में गुड्स परचेस करना क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा। किसी से पेमेंट लेना, वो क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा। किसी को पेमेंट करना क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा। रेंट देना, स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ये सब क्या है, सब एक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, वो कैश में गुड्स परचेज करता है, तो वो क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन अगर वो क्रेडिट में, उधार में सामान खरीद के लाता है, तो भी क्या होगा, वो एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि एक वैल्यू जिसको एक्सचेंज किया जा रहा है दो एंटिटी के बीच में, यानी एक बिजनेसमैन कोई सामान किसी को दे रहा है और दूसरा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उसको ले रहा है। यानी जब भी कोई दो बिजनेसमैन या दो लोग आपस में कोई चीज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल। कैपिटल का क्या मीनिंग है, देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जब कोई बिजनेस का ओनर अपने खुद के बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन द फर्म। फर्म का मतलब बिजनेस होता है, इज नोन एज कैपिटल। It may be brought in the form of cash or asset by the owner for the business। ठीक है, यानी एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता है तो भी वो कैपिटल है। और अगर वो कैश के अलावा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, 5 लाख रुपए मैंने अपने घर से अपने बिजनेस में लगा दिया, वो क्या है, कैपिटल है। वहीं पर 10 लाख की कार है जो भी मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूं, तो वो उस कार के वैल्यू को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। यानी कि कोई कैश इन्वेस्ट करे या अपने घर से कोई एसेट को लाके अपने बिजनेस में लगा दे, तो वो दूसरा कोई भी एसेट, वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल का मतलब हम लोग अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करें, कोई दूसरा एसेट भी हम लोग अपने बिजनेस में लगा देते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद सेल्स। इसके बाद
सेल्स, सेल्स, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग का है तो अगर मैं अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल करता हूं या अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई बिजनेस करता हूं, ठीक है, तो वहां पर जब मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूं और बदले में जो भी पैसा कलेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो रेवेन्यू, उस रेवेन्यू का क्या नाम होगा? सेल्स। यानी कि जो भी अमाउंट गुड्स सेल करके और सर्विस प्रोवाइड करके, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करके आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स कैश में भी हो सकता है और ये सेल्स किस में हो सकता है? क्रेडिट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सेल्स कैश सेल भी हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है। यानी कि हम लोग या तो कस्टमर को गुड्स सेल करके तुरंत पैसा ले सकते हैं या फिर गुड्स सेल करके बाद में पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स का मतलब हो गया कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड या सेल करके बदले में क्या करना? रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक। अब सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है देखते हैं। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है? सेल्स रिटर्न रेफर्स टू गुड्स दैट कस्टमर रिटर्न टू ए बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। जैसे मान लो कि कोई बिजनेसमैन अपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल करता है और वो गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का निकल जाता है या फिर ऐसा गुड्स निकल जाता है जो कि उसने ऑर्डर ही नहीं किया था, तो कस्टमर क्या करता है? वो गुड्स सेलर को वापस लौटा देता है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि सेल क्या होता है? वापस हो जाता है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इसके बाद परचेज। परचेज का क्या मतलब है देखिए। परचेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड मतलब खरीदना बाय ए बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर सेल्स एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी कि जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स को क्या करता है? परचेस करता है, मतलब प्रोक्योर करता है, किसी और से लेकर आता है अपने बिजनेस में, या तो क्या करने के लिए? सेल करने के लिए, या फिर उसको क्या करने के लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रेडिंग का काम होता है। ट्रेडिंग मतलब सिर्फ सेल परचेस का काम होता है, बना बनाया सामान लाना है और उसको क्या करना है? बेच देना है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? गुड्स परचेस करके लाएंगे, प्रोक्योर करके, और उसको क्या करेंगे? रीसेल कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है जो कि फैक्ट्री चलाता है, यानी फर्दर प्रोडक्शन करता है, तो वो रॉ मटेरियल पहले तो लाएगा, फिर उसको और उसका प्रोडक्शन करेगा और फिर उसको मार्केट में सेल करेगा। तो जो भी वो रॉ मटेरियल लाता है किसी और से खरीद के, उसको हम लोग टोटल अमाउंट को क्या नाम देंगे? परचेज नाम देंगे। यानी ट्रेडिंग के लिए जब वो गुड्स लाते हैं तो भी वो परचेज की कैटेगरी में आएगा, और प्रोडक्शन के लिए जब कोई हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं तो भी किस कैटेगरी में आएगा? परचेज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न ऑकर्स when a buyer return goods to the seller for various reasons such as receiving damaged or defective goods, ठीक है। जैसे सेल्स रिटर्न होता था, जस्ट उसी की तरह परचेज रिटर्न भी होता है। जब हम लोग किसी से गुड्स खरीद के लाते हैं और वो गुड्स या तो डैमेज है या डिफेक्टिव है, ठीक है, या एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम लोग वो सामान सामने वाले सेलर को क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सेल्स का मतलब, सेल्स रिटर्न का मतलब, परचेज और परचेज रिटर्न का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही दूर तक कंप्लीट करेंगे, और इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमको लगता है कि 2 से 3 क्लास और हम लोगों का लग जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, 2 या 3 क्लास और लग जाए, लेकिन जो भी आप लोग पढ़े अच्छी तरह से पढ़िए और उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे अच्छे अकाउंटिंग टर्म्स के साथ हम लोग मिलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे।